हेलो फ्रेंड, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम यूपी एलटी का सिलेबस बताने वाले हैं, जो कि सोशल साइंस का सिलेबस होगा। और इस सोशल साइंस के सिलेबस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस शामिल है, और इसमें जीएस का भी शामिल है, और साथ ही साथ प्री और मेंस दोनों का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे आप अच्छे ढंग से समझिएगा। और जो सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ जाता है तो उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है। कोशिश ये करिए कि जो सिलेबस है उसको याद कर डालिए, ताकि आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आइए शुरू करते हैं ईएलटी का सिलेबस। पहले हम जीएस का सिलेबस यहाँ देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न फॉर यूपी एलटी ग्रेड प्रीलिम एग्ज़ाम, जो कि प्रीलिम एग्ज़ाम का सिलेबस है। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा, 1 क्वेश्चन पेपर होगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है। और टोटल क्वेश्चन जो इसमें आएंगे प्री में 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 120 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल पेपर होगा। तो ऑप्शनल पेपर में सोशल साइंस का ही मैं बताने वाला हूँ। तो 120 क्वेश्चन जो है वो आपके सोशल साइंस का होगा, जिसमें चारों टॉपिक होगा: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सब रहेगा। और टोटल जो मार्क्स होगा वो 300 नंबर का होगा, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स से नहीं नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर के। टाइम होगा 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। प्री एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग यहाँ दिया है, 0.33 नंबर कटेंगे अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन कोशिश करिएगा सही क्वेश्चन करिएगा, गलत मत करिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसको क्विट कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, जो क्वालिफाई कर जाए प्री एग्ज़ाम में, जो क्वालिफाई कर लेता है, फिर वो मेन एग्ज़ाम में अपीयर करेगा। तो मेन एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी यहाँ दिया है कि ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा वो रिटन यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कन्वेंशनल टाइप होगा। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर होंगे तो 20 क्वेश्चन होंगे। मेंस में 20 क्वेश्चन होंगे, और वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। और जो पहला होगा वो 10 नंबर का वो शार्ट टाइप होगा, यानी 10 क्वेश्चन जो होंगे वो शार्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। तो सब मिला के 80 मार्क्स होते हैं। और शार्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो 125 वर्ड में आपको लिखने होंगे। और इसमें जो दूसरे सेक्शन बी वाला होगा वो भी 10 क्वेश्चन होगा, लेकिन वो लॉन्ग होगा, और वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, और हर क्वेश्चन 12 नंबर के होंगे। तो आप जो है 12 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मार्क्स आएगा। तो टोटल 200 नंबर हुआ, और टाइम 3 घंटे हुआ। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं हिस्ट्री का जो सिलेबस है। ईएलटी का जो हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ दिया है, मैं थोड़ा जल्दी रीडिंग करूँगा, आप सब लोग इसको देखते रहिएगा। यहाँ जो पहला है हिस्ट्री का, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएँ। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ। इसमें नगर नियोजन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, और इसमें प्रस्तर मूर्तियाँ, पृणमी मूर्तियाँ एवं मोहरे, और धर्म होगा। तीसरे में दिया है पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। चौथा है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं। और पांचवा है मौर्य काल। तो मौर्य काल में देखते हैं, इसमें कई पार्ट हैं। मौर्यों की उत्पत्ति है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां हैं, उसका शासन प्रबंध तथा सार्वजनिक कार्य है, अशोक के अभिलेख हैं, अशोक का धम्म एवं धम्म प्रचार, उसके कल्याणकारी कार्य, अशोक का मूल्यांकन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। और छठा है गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास। इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त फर्स्ट है, स्कंदगुप्त है, हूण आक्रमण तथा उसका प्रभाव, और गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण है। और सातवां है चोल काल। चोल काल के बारे में भी कई पार्ट है इसमें, ABCD।
तो राजराज प्रथम की उपलब्धियाँ, राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियाँ, स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली, चोलकालीन कला एवं संस्कृति। और 8वां है विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में भी ABC दिया हुआ है, जैसे अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव, गजनवी आक्रमण एवं उसका प्रभाव, मोहम्मद गोरी का आक्रमण तथा उसका प्रभाव। और 9वां दिया है दिल्ली सल्तनत यानी राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, सैयद एवं लोधी वंश। और 10वां दिया है मुगल वंश। मुगल वंश के बारे में बताया गया है राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास आपको बता रहा है, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बताना है। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है इसको बताना है। और 11वां है बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय एवं पतन, शिवाजी। और 12वां है मध्यकालीन संस्कृति। इसमें दिया है धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला एवं स्थापत्य, साहित्य। 13वां दिया है मध्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार। 14 है ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। 15 है आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापार। और 16 है आधुनिक शिक्षा का विस्तार तथा संवैधानिक विकास। 17 है 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण स्वरूप परिणाम। 18 है 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 19वें में दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। और 20वां है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोखले तथा सुभाष चंद्र बोस का योगदान क्या है दोस्तों। और 11 है स्वतंत्रता की प्राप्ति, क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना तक। और सबसे आखिरी है स्वतंत्रता के बाद भारत यानी सन 1950 ईस्वी तक का इतिहास आपको बताना होगा। ठीक है, आइए भूगोल का देख लेते हैं। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है तो ये भी आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ज्योग्राफी भी लिए होंगे तो उनको भी सिलेबस जानना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पहला है भूगोल, अर्थ एवं विशेष क्षेत्र। दूसरा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में पढ़ना है सौरमंडल, परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, कांट के बारे में जो सिद्धांत दिया है, लाप्लास, जेम्स एवं जीन्स का सिद्धांत, पृथ्वी का परिभ्रमण, चक्रमण एवं झुकाव और उसका प्रभाव, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अक्षांश एवं दशांतर, भौगोलिक संदर्भ प्रणाली एवं ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम, और प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। दूसरा जो है स्थल मंडल के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल होना चाहिए, सियाल, सीमा एवं नीफे, चट्टानों के प्रकार, उसकी विशेषताएं, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी और उसका विश्व वितरण, भूकंप, उत्पत्ति एवं वितरण, महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण, चतुष्फलक सिद्धांत है ना, ये ग्रीन का है। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का है। और पर्वतों का वर्गीकरण और पर्वत निर्माण, कोबर का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और पठार, विशेषताएं एवं वर्गीकरण, मैदान, उत्पत्ति एवं वर्गीकरण, अपक्षय और अपर्दन, डेविस की अपर्दन चक्र की संकल्पना एवं नवोन्मेष, नदी, वायु एवं हिमनद के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, सूर्यताप और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण, वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ और ग्रही पवनें, मानसून वितरण एवं उत्पत्ति, वर्षण के स्वरूप और वर्षा के प्रकार, विषय के जलवायुविक प्रदेश, थार्ड थ्वेट और त्रिवार्था के बारे में बताना। ये सब सिद्धांत है दोस्तों, जलवायु प्रदेश का, थार्ड थ्वेट और त्रिवार्था का सिद्धांत। कुछ और 5वां पॉइंट है जलमंडल। ठीक है, तो जलमंडल में है महासागरीय नितल का उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान और लवणता, महासागरीय जलधाराएं, उत्पत्ति एवं उसका प्रभाव, ज्वार भाटा प्रकार, उसकी उत्पत्ति, न्यूटन और हैवेल का सिद्धांत। और उसके बाद जैवमंडल आता है, अर्थ एवं संकल्पना,
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जैवमंडल, जैव अनुक्रम प्राथमिक एवं द्वितीयक, विश्व के प्रमुख जीवों में यानी बायोम। 7वां नंबर है मानव भूगोल, अर्थ एवं विशेष क्षेत्र, हंटिंगटन और ब्रूस मानव, पर्यावरण अंतः संबंध, निश्चयवाद, संभववाद और रुको एवं चाओ निश्चयवाद, जनसंख्या वृद्धि, विश्व वितरण, जनांकीय संक्रमण, मानव प्रजातियां वितरण, विशिष्ट लक्षण और काकेशाइड एवं मंगोलायड प्रजाति का वितरण, बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, गद्दी, थारू, ब्रोंड का निवास क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियां एवं समाज। 8वां है मानव अधिवास। मानव अधिवास का अर्थ और उसके आधारभूत तत्व हैं। अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में अंतर, भारत में नगरों का वर्ग विभाजन, विकसित और विकासशील देशों में नगरीकरण, विश्व के बृहद नगर मेगा सिटी। और 9वां है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में आर्थिक भूगोल का अर्थ और विशेष क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक उत्पादन, चावल, गेहूँ, गन्ना, चाय, कहवा, रबर का उत्पादन और विश्व वितरण। ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, उद्योगों के स्थानीकरण के कारक, लौह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम और जल शोधन, औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख व्यापार मार्ग एवं पतन। और 10वां है भारत का भूगोल। इसकी स्थिति जानना है, विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हिंद महासागर का आर्थिक और सामरिक महत्व या सामरिक होना चाहिए, सामरिक महत्व, धरातलीय स्वरूप और अपवाह, वर्षा और इसका वितरण, वनस्पति जलवायु प्रदेश, कोपेन त्रिवार्था एवं आर्य सिंह वन संसाधन और निर्वनीकरण। और लास्ट टॉपिक है कृषि के बारे में। तो कृषि के बारे में उत्पादन, प्रगति और समस्याएं, कृषि में हरित, नीली, श्वेत, पीली और गोल क्रांति, गेहूं, चावल, गन्ना, चाय का उत्पादन और वितरण, कृषि प्रदेश उस्लाम्पा और BLC जॉनसन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम का उत्पादन, वितरण एवं उपयोग, ऊर्जा संकट और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, लौह इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग की स्थिति का वितरण, PP-करण द्वारा प्रस्तुत भारत औद्योगिक प्रदेश, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, भारत की जनसंख्या नीति, नगरीकरण, रेल एवं सड़क परिवहन, विदेशी व्यापार, वृहत नगर यानी मेगा सिटी और प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों इस तरीके से ये ज्योग्राफी का सिलेबस कवर किया। अब राजनीति शास्त्र का देखते हैं, जिसे सिविक्स बोलते हैं। नागरिक शास्त्र का है, पहला है कि राजनीतिक सिद्धांत का जो सिलेबस है उसमें क्या पढ़ना है। नागरिक शास्त्र, प्रकृति एवं क्षेत्र, परिभाषा, राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति, दैवी सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकार, संप्रभुता एवं बहुलवाद, कानून एवं दंड के सिद्धांत, संविधान की परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार में संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक, सरकार के अंग में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र, व्यक्तिवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और फांसीवाद। राजनीतिक विचारक में पढ़ना है प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी। भारतीय शासन और राजनीति में आपको पढ़ना है गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं नीति निषेध तत्व, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, संयुक्त राज्य, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद या सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग और चुनाव सुधार। इस तरीके से और टॉपिक आ रहा है भारतीय प्रशासन के बारे में। नौकरशाही की भूमिका, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में पंचायती राज, लोकपाल एवं लोकायुक्त। भारतीय विदेश नीति के बारे में आपको पढ़ना है, विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत का पाकिस्तान, नेपाल व श्रीलंका से संबंध। तो और टॉपिक देखते हैं अर्थशास्त्र का। ये भी आपके समाज विज्ञान का ही पार्ट है और कुछ स्टूडेंट जो है अर्थशास्त्र लिए होंगे और उसे बहुत अच्छे से देखें।
इसमें नंबर 1 है अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की विशेषताएं, चुनाव की समस्या, व्यष्टि एवं व्यष्टि विश्लेषण, स्थैतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन की विधियाँ, संतुलन का विचार। दूसरा है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग विश्लेषण, उपभोक्ता का संतुलन, मार्शल का दृष्टिकोण, अनधिमान वक्र विश्लेषण यानी कीमत, आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव, मांग का नियम, मांग व पूर्ति की लोच, प्रकार एवं माप, उपभोक्ता अतिरेक। तीसरा है उत्पादन एवं जनसंख्या के सिद्धांत में उत्पादक का संतुलन, उत्पादन के नियम व परिवर्तनशील अनुपात का नियम एवं पैमाना के प्रतिफल के नियम, लागत एवं आगम वक्रों का विश्लेषण, जनसंख्या के सिद्धांत, मार्थस अनुकूलतम जनसंख्या एवं जनांक संक्रमण सिद्धांत। चौथा है बाजार की प्रकृति एवं विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण एवं एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकार। पाँचवा है वितरण के सिद्धांत यानी वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, पूर्ण व अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण, लगान के सिद्धांत, प्रतिष्ठित एवं कीन्स का ब्याज सिद्धांत, नाइट, जे.के. मेहता, श्रमपीटर के लाभ सिद्धांत। छठा है मुद्रा बैंकिंग तथा मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति, मुद्रा का मूल्य निर्धारण, फिशर एवं कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, केन्स का बचत निवेश सिद्धांत, केंद्रीय बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंकों के कार्य, साख सृजन एवं नियंत्रण, मुद्रापूर्ति की अवधारणा, मुद्रास्फीति की अवधारणाएँ, प्रकार नियंत्रण एवं नीति। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नीति, इसमें निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ एवं शर्तें, स्वतंत्र व्यापार व संरक्षण, विनिमय दर सिद्धांत, निर्धारण के सिद्धांत, भुगतान संतुलन, समस्या एवं निदान। आठवां है सार्वजनिक वित्त एवं राजकोषीय नीति, सार्वजनिक बनाम निजी वस्तुएं, सार्वजनिक व्यय का महत्व एवं सिद्धांत, कर की प्रकृति, प्रकार एवं करारोपण के सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण के प्रकार, उगाही एवं निर्मोचन। नवा है आर्थिक विकास, आर्थिक प्रणालियाँ, बाजार बनाम राज्य, आर्थिक विकास का माप तथा इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों का प्रयोग, आर्थिक विकास में बचत एवं पूंजी निर्माण का महत्व, आर्थिक विकास के सिद्धांत, रोस्टो के आर्थिक समृद्धि के चरण और न्यूनतम क्रांतिक प्रयास, प्रबल प्रयास सिद्धांत एवं असंतुलित विकास का सिद्धांत, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और ब्रिक्स देश आदि। दोस्तों आखिरी पॉइंट बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस सिलेबस को PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप सर्च कर लीजिए ZA सॉल्व पेपर, उसमें आपको मैंने प्रोवाइड किया है सिलेबस, उसको देख लीजिएगा। यही PDF मैंने सेंड किया है, उसको आप लोग ऑफलाइन पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों जो फ्रेंड्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो लास्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, पॉइंट नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति एवं समीक्षा, नीति आयोग एवं आर्थिक नीतियाँ, भारतीय कृषि में उत्पादकता वृद्धि के प्रयास एवं नीति, भारत में गरीबी बेरोजगारी के कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, भारत में जनसंख्या लाभांश, नगरीकरण एवं प्रवचन, औद्योगिक विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नीतियाँ, भारत में राजकोषीय नीति एवं बजट प्रबंधन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध एवं संघीय सहकारिता, समावेशी विकास की चुनौतियाँ, भूमंडलीकरण, आर्थिक विकास एवं वैश्विक व्यापार के विभिन्न आयाम। दोस्तों इस तरीके से मैंने सोशल साइंस का जितना भी पार्ट है, चारों पॉइंट मैंने कवर किया है। और जब आप पेपर देंगे तो 60 क्वेश्चन के चारों पार्ट दिए जाएंगे, जिसमें आपको 2 ही करना है। तो उम्मीद है कि ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया है वो वीडियो को कई बार देखे और अच्छे ढंग से देखे, और कोशिश करें कि जो भी सिलेबस है उसको आत्मसात कर ले, उसको याद कर ले। इससे उसको एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ये रहा मेरा वीडियो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर को लेकर के, जो मेरा कंटिन्यू प्रैक्टिस पेपर और PGT का दिया जा रहा है, सॉल्व पेपर कराया जा रहा है। तो उसको देखते रहिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।